एक सीएफपी को ये सब नॉलेज रहता है, मतलब स्टेट प्लानिंग का, स्टॉक मार्केट का, टैक्सेशन का। मल्टीपल ओपनिंग्स है। गिफ्ट सिटी में आप जाओ तो हर फंड में आदमी चाहिए, वहाँ 600 फंड लगे हुए हैं। हर जगह आपको पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के लिए एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है, हर बैंक इसको पिकअप कर रही है। जैसे कैपिटल मार्केट आगे बढ़ रहा है, यू ऑल्सो नीड एन एडवाइजर। कुछ कंट्रीज में तो मैंडेट है कि आप एडवाइजिंग लेके ही इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड दैट एडवाइजर हैज टू बी अ सीएफपी। मैंने 10 लोगों को बताया जिनको न्यू रेजिम में एनपीएस पता ही नहीं। ये करने से आपके 30,000 रुपए मैंने अभी बजा दिए। सो मनोज, डू यू हैव अ विल? Hello everyone, and in today's podcast we have special guest with us, Jalaj Chhaya. मैं आपको थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एंड रेस्ट आई आस्क जलज टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। तो जलज इज सीए एंड सीआई में, is having experience of almost 15 years in the industry. Currently, Jalaj is heading CIMA and CFP in Wall Street School. तो जलज थोड़ा बताइए ऑडियंस को अपने बारे में। श्योर, थैंक्स बारे में। थैंक्स मनोज। सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CIMA एंड CP ऑस्ट्रेलिया, एंड लगभग 15 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है मेरा अक्रॉस PSU, ट्रेडिंग कंपनीज, IT कंपनीज, एंड करंटली आई एम अ CFO फॉर एन IT कंपनी एज वेल। और इन दिस area I have experienced a lot of finance, accounts, treasury, taxation, and have got a fortunately a good experience. So, friends, why I brought Jalaj in this podcast? Basically, today's discussion is around CFP. तो हम CFP के बारे में कैंडिड डिस्कशन करने वाले हैं, और over the period of time, मतलब this degree has gained so much traction. तो even personally, I also want to know कि CFP exactly है क्या, और कौन लोग इसको करते हैं, और ultimately इसका क्या मतलब एप्लीकेशन है। तो जलज, मैं शुरू करना चाहूंगा कि थोड़ा सा बताएं हमें कि सीएफपी एग्जैक्टली मतलब क्या कवर करता है। श्योर मनोज, बट बिफोर आई आंसर दैट एंड बिफोर आई गो इनटू डिटेल, मैं आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं, इफ यू आर ओके। हाँ, प्लीज। सो मनोज, डू यू हैव अ विल? नो, ओके, नॉट येट। सो आपने विल नहीं बनाई है? नहीं। अब मैंने आपको पूछा तो आपको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगा? नहीं, बट हाँ, आउट ऑफ वे लगा कि मतलब विल तो जनरली लोग सोचते हैं ना एट एज ऑफ 60-65। करेक्ट। सो इसके मेरी तरफ से 2 जवाब है। एक, बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप 100 साल जिए। दूसरा, ये कोई गारंटी नहीं देना चाहता हूँ। मेरा ये रहेगा कहना है कि आप अकेले नहीं हैं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मैं कम से कम हजारों को मिला हूँ जो CFOs हैं, CXOs है, इवन फैमिली बिजनेस हेड करते हैं अबाउट 70+ ईयर्स, जिन्होंने अपनी कोई विल नहीं बनाई है और इनके पास करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए में एसेट्स पड़े हैं। 10% से कम लोग इंडिया में विल बनाते हैं जिनको एस्टेट प्लानिंग का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है आपकी गोल्ड हो सकता है आपकी फाइनेंशियल और अदर एसेट्स हो। इसका आपके जाने के बाद क्या होगा, इसकी हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो US टैक्सेशन रिजीम में ऐसा है कि अगर कोई बंदा जो है एक्सपायर हो जाता है और US सिटीजन से उसको टैक्स चीजें ट्रांसफर होती हैं, उस पे 40% टैक्स लगता है ऑन द एसेट वैल्यू। मान लो आपका 100 करोड़ की एसेट, आप US सिटीजन हो, आपको 40 करोड़ भरने पड़ेंगे, आप कहाँ से भरोगे? ये एक एस्टेट प्लानिंग की अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा मैं पूछना चाहूंगा कि आपके यहाँ, बिकॉज यू रन अ वेरी सक्सेसफुल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपके यहाँ काफी लोग होंगे जो ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम का सवाल पूछते होंगे। बिल्कुल। ये मैंने कम से कम IT कंपनी में हजारों लोगों को ऐसे देखा है जो टैक्स कटवाए जा रहे हैं बट उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कि HRA कैसे क्लेम करते हैं, NPS क्या है। NPS का रिटर्न, जबकि माना जाता है NPS सबसे इलिक्विड है, 14% से ज्यादा CAGR डिलीवर किया उसने पिछले 4 साल में, क्योंकि NPS का फाइनल आउटकम इज ऑल्सो गोइंग टू मार्केट्स। ये मैंने कम से कम काफी IT लोगों को पूछा, उन्हें कोई थोड़ा दर्शकों की नॉलेज के लिए थोड़ा NPS क्या होता है थोड़ा। श्योर। NPS इज नेशनल पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट बैक्ड होती है। 7 बैंक है इंडिया में जिनको ये अलाउड है करने का। ये पैसे 2 तरीके से पार्क किए जाते हैं। वन इन सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जहां आपको एक मिनिमम रिटर्न 7-8% मिलता रहे। बाकी का गोज टू अ पोर्शन ऑफ इक्विटी, जो हम मार्केट में पैसा डालते हैं, जहां से आपको काफी अच्छा म्यूचुअल फंड तरीके का रिटर्न मिले। बिकॉज ये मिक्स होता है, आपका रिटर्न हाई होता है। NPS आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप रिटायरेबल एज के नहीं हो जाते, 58 to 60। उसके बाद ये आपको रेगुलर इनकम देता है इन द ट्यून ऑफ लैक्स, क्योंकि आप इसमें तो अगर आपको कोई अर्जेंट नीड है जैसे पैसे का, तब भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते? NPS आप अर्जेंट नीड में विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए NPS लॉक इन पीरियड रहता है, उसमें लॉक इन पीरियड रहता है।
एनपीएस आपका लॉक इन रहता है, बट ये रिटायरमेंट फंड का प्लानिंग ही है। इसमें आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने मान लीजिए 50,000 रुपए जमा किए एनपीएस में, तो उस पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है, बोथ अंडर न्यू एंड ओल्ड रेजिम। अच्छा, न्यू रेजिम में भी उसका डिडक्शन, न्यू रेजिम में डिडक्शन मिलता है अप टू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। ये बहुत कम लोगों को पता है। अप टू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, सब्जेक्ट टू 1.5 लाख, 1.5 लाख का टोटल जो लिमिट है। जी जी। तो ये हो गया आपका टैक्स के बारे में, एक हो गया आपका एस्टेट के बारे में। आप कहीं पर्सनली इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, खैर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं अज्यूम करता हूँ आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से आप करते हैं, बट ट्रस्ट में जब आप एसआईपी कराते हैं, क्या आपको एग्जैक्टली पता है कौन से एसआईपी कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं? मैं जब अपना म्यूचुअल फंड जो भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं देखता हूँ कि वो फंड का क्या एक्सपोजर है, मतलब सेक्टर वाइज, कंपनीज वाइज, तो और उसका डेफिनेटली परफॉर्मेंस क्या है, उसका पोर्टफोलियो क्या है, वो तो सब मैं देखता हूँ। बट आई एम श्योर काफी सारे लोग नहीं देखते हैं इन चीजों को। मैं काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, फाइनेंशियल प्लानर्स, या एटलीस्ट वी वुड अज्यूम कि अपना प्लान अच्छे से कर रहे हैं, उनको मिला हूँ। ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग जाते हैं वेबसाइट पे, और आप जब मनी कंट्रोल ले लो या एनएससी वेबसाइट कोई ले लो, वो आपको टॉप 5 परफॉर्मिंग फंड्स दिखाते हैं। राइट, ये नहीं दिखाते कि टॉप 5 परफॉर्मिंग क्यों है। जैसे आज की तारीख में अगर आप बात करें, जो सिल्वर या गोल्ड ईटीएफ्स हैं, दे विल शो द हाईएस्ट परफॉर्मेंस एवर। राइट, सब उसी को देख के उसमें पैसे डाल देंगे। पराग पारिक करके एक म्यूचुअल फंड बहुत ही फेमस हुआ है, पॉपुलर है, वो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, वो यूएस में इन्वेस्ट करते हैं। यूएस का सीएजीआर पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो आपको उसमें बहुत हाई रिटर्न दिख रहा है, तो आप वहां इन्वेस्ट करते हैं कि आपको ऊपर से दिख रहा है 30%, 20%, लेकिन मल्टी कैप क्या होता है, फ्लेक्सी फंड क्या होता है, डेट ओरिएंटेड फंड क्या होता है, इन सब की नॉलेज एक आम आदमी, एक कॉमन आदमी को तो नहीं है, जो लाखों कमा भी रहा है। आज एक इंजीनियर है जिसकी सैलरी 1 करोड़ है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आता है किसी एक लेमैन के पास, वो बोलता है ये 5 फंड में डाल दे। इससे आपके रिटर्न एक्चुअली डिप्लीट हो रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि मैं ब्रोकर के थ्रू डालता हूँ और अगर डायरेक्ट जीरोधा ग्रो में अकाउंट डालता हूँ, तो एंट्री एग्जिट लोड का एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस विल ओवर द इयर्स टर्न इनटू लैक्स ऑफ रुपीस, लेकिन हमें एंट्री लोड एग्जिट लोड का भी इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है। सो अगेन आई फील दिस इज वेयर यू कैन सेव लैक्स। तो एक सीएफपी को ये सब नॉलेज रहता है, मतलब एस्टेट प्लानिंग का, स्टॉक मार्केट का, टैक्सेशन का। So coming back to CFP, now to the point, CFP का कोर्स डिजाइन इस तरह किया गया है कि दिस इज द ओनली गोल्ड लेवल ऑफ पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग सर्टिफिकेशन। इसमें 4 लेवल्स होते हैं: इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिस्क एंड इंश्योरेंस प्लानिंग, एक होता है केस लॉ प्रेजेंटेशन, कि आप किस तरह अपनी पूरी एसेट को एक कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको रिटायरमेंट पे सही से रिटर्न मिले, और एक है एस्टेट प्लानिंग। ये आपको एक होलिस्टिक व्यू देता है, और सबसे बढ़िया बात है एफपीएसबी इंडिया ने ये किया है कि ये कोर्स दोनों तरीके से पढ़ाए जाते हैं। वन इज ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेट एंड सेकंड इज इंडिया स्पेसिफिक कोर्स। ये दोनों आपके सीएफपी इंडिया में कवर हो जाते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज में टैक्स नहीं है, इंडिया में टैक्स जानना बहुत जरूरी है। तो ये कोर्स 2 तरीके से डिवाइड किया है, ग्लोबल एंड इंडिया, चारों लेवल्स पे, ताकि आपको वो दोनों सेगमेंट पढ़ना है। आपको दोनों सेगमेंट पढ़ना है, एक ही कोर्स में है। ओके। क्योंकि ग्लोबली कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट इज द सेम, बट कहीं कहीं स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए सीएफपी ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। आपने इंडिया में किया, आप यूरोप में जाके सिर्फ एक एथिक्स की एग्जाम दो, आपको वहां का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि देखो, कोर्सेज में मतलब ठीक है, हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ग्लोबल कर रहे हैं, डोमेस्टिक कर रहे हैं, बट कितना प्रैक्टिकल है, कितनी आप कोर्स करने के बाद आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना मिलता है? क्योंकि काफी सारे कोर्सेज होते हैं, थियोरेटिकली तो बहुत चीजें हैं उसमें, बट वो प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं ना कहीं लैक करता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये एक कोर्स है वन ऑफ, बिकॉज मैंने खुद 4 डिग्री की है और मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, हमेशा आई ट्राई टू अपस्किल माई सेल्फ। मैंने ये एक वन ऑफ द कोर्सेज देखा है जो आपको प्रैक्टिकली ही पढ़ाया जाता है। आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी गिनने से लेके, आप आज इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करोगे या इंश्योरेंस में आप पैसे डालोगे तो व्हाट इज द आउटकम, ये पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग जो है ये प्रैक्टिकली देते हैं। एट वॉल स्ट्रीट हमने जो सीएफपी रखे वो खुद पर्सनल फाइनेंस प्लानर्स हैं, ताकि वो लोग जो कर रहे हैं वही आपको पढ़ा भी पाए। दैट आल्सो गिव्स सम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मोर देन व्हाट अ लेमैन वुड। और इनका फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है इज अ केस स्टडी प्रिपरेशन। आपको पहले केस स्टडी बना के भेजना है, वो अप्रूव होता है, जिनसे इनको पता चलता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग है, और उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन होता है, व्हिच ओनली शोकेसेस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। और जो केस स्टडीज रहता है वो रियल लाइफ से रिलेटेड, वो रियल लाइफ रहता है, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू नेम नहीं आएंगे, बट एकदम रियलिस्टिक रहता है कि आज मैं आपको एक केस बना के देता हूँ मनोज, कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है और ये आपका रिस्क एपेटाइट है, और ये आपके पास प्रॉपर्टी है, ये आपको फादर से मिलने वाली, ये आपको सन को देनी है, इतना आप इंश्योरेंस में कवर्ड हो,
आप 5 साल बाद हर महीने 2 लाख कैसे आएगा, कैसे प्लान करोगे? इसके लिए आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ ऑल द लॉस एज वेल एज नंबर्स, और सीएफपी ये कराता है। ओके, तो मतलब आप ये बोलते हो कि अगर मुझे पर्सनल फाइनेंस भी अपना मैनेज करना है, डिस्पाइट बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट, हैविंग एक्सपीरियंस, अभी मेरा जैसे ऑलमोस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, स्टिल बिकॉज मेरा अगर नॉलेज अगर मैं देखूंगा तो मोस्टली ऑन द इक्विटी मार्केट साइड, राइट, और कॉर्पोरेट फाइनेंस साइड पर है, बट स्टेट प्लानिंग एंड ऑल डेफिनेटली वहां पर तो कभी सोचा ही नहीं। तो इसको सीएफपी को उन लोगों को भी करना चाहिए जिनको अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना है फॉर द नॉलेज पर्पस, और साथ में जिन लोगों को करियर बनाना है, राइट। तो करियर साइड पे थोड़ा बताइए कैसे वर्कआउट होता है। मैं ऐसा दोनों साइड पे बताता हूँ आपको। पहले करियर की बात करते हैं। जो भी फाइनेंस प्रोफेशनल है या जो प्रोफेशनल फाइनेंस साइड जाना चाहते हैं, द मोमेंट दे कंप्लीट दिस सर्टिफिकेशन, सबसे पहले तो वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। तो आज मैं यहाँ से कहीं भी मूव होता हूँ, if I tell I'm a chartered accountant, I am asked Indian chartered accountant. While it has a lot of value, there is always a recognition or accreditation discrepancy. CFP आप हर जगह जाओ, आप CFP ही हो। Just that आपको वहाँ का सर्टिफिकेशन लेना होता है in case you want to work there. सर्टिफिकेशन लाइक you have to एथिक्स का give some एग्जाम दे दो other- और आप पास हो गए। अच्छा, एडिशनल एग्जाम आपको दे। सिर्फ एथिक्स, क्योंकि हर कंट्री का कोड ऑफ एथिक्स अलग रहता है। ओके, सो आप कोड ऑफ एथिक्स का दे दो, कहीं एक आध टैक्स का एग्जाम दे दो, कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक है, बट Okay. बाकी सब आप पढ़ चुके हो। सो प्रोफेशनली अगर कहा जाए तो एफपीएसबी ने एसबीआई के साथ टाई अप किया है, जहां उनको 2 लाख सीएफपी ट्रेन करने हैं। मल्टीपल ओपनिंग्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। मल्टीपल ओपनिंग्स है। गिफ्ट सिटी में आप जाओ तो हर फंड में आदमी चाहिए, वहां 600 फंड लगे हुए हैं। हर जगह आपको पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग के लिए एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है, हर बैंक इसको पिकअप कर रही है। जैसे कैपिटल मार्केट आगे बढ़ रहा है, यू ऑल्सो नीड एन एडवाइजर। कुछ कंट्रीज में तो मैंडेट है कि आप एडवाइजिंग लेके ही इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड दैट एडवाइजर हैज टू बी अ सीएफपी। सो फ्रॉम अ करियर स्टैंड पॉइंट आप इसको करके यू विल ओनली गो अबव। लेकिन मैं दूसरी तरफ आता हूँ, जो हर स्टूडेंट मुझे पूछता है, इंजीनियरिंग वाला या रिटायर्ड बंदा, कि यार मेरे को आरओआई क्या है इसका, क्योंकि इंडिया में आरओआई इज अ बिग कॉन्सेप्ट। मतलब हम कितना लगा के क्या हम मिलेगा, क्यों करें, रिटर्न मुझे तो पता है यार, हर चीज तो नेट पे अवेलेबल है। यही सब सवाल आते हैं। मेरा ये कहना है कि आप 20 साल के हो या 50 साल के हो, आप आज से लेके मोटा मोटी जब तक आप यू आर लिविंग, यू विल ईदर ट्रेड, इन्वेस्ट इन मार्केट, आपको टैक्स पेएबल आएगा, आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपकी शादी होगी, आप गिफ्ट को गिफ्ट करोगे। ये सारे अंडरस्टैंडिंग में आप लाखों लाखों रुपए या टैक्स में गवाओगे, या कुछ चीजें आपको नहीं पता उसलिए गवाओगे। ये पढ़ने से मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि अगर कुछ भी ना करो, सिर्फ इसको लर्निंग की तरह लो, तो इससे 50 गुना आप बचा लोगे, जिसको मैं एक एक तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा। आज आपको एनपीएस का जो मैंने बताया, मैंने 10 लोगों को बताया जिनको न्यू रेजिम में एनपीएस पता ही नहीं। ये इनफैक्ट मैं अगर अपनी भी बात करूं तो मुझे भी नहीं पता कि ये करने से आपके 30,000 रुपए मैंने अभी बचा दिए, तो 30% स्लैब में। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो आपको आती है, या आपको पता चलता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ ट्रस्ट और एन एग्जीक्यूशन और अ विल, सिर्फ खुद के लेवल पे ही आप इतने बचा लोगे कि मैं इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता। तो दिस इज लाइक अ बेसिक फाइनेंस लिटरेसी। मुझे ये क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपको ये आना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज गोइंग टू अर्न वट एवर यू अर्न बिजनेस, यू अर्न अ प्रोफेशनल सर्विस, यू आर अ सैलरीड पर्सन। आप ये सब चीजों से गुजरोगे अगले 20, 25, 30 सालों में, और इसीलिए आप ये नॉलेज होना जरूरी है। इन इंडिया, एटलीस्ट इन इंडिया, it is non-negotiable to know these things because this is basic financial literacy. Exactly, मतलब बेसिकली आप जो एरियाज कवर कर रहे हो तो उसमें somehow it connects with everyone, right? जो जिनका अपना पर्सनल वेल्थ है या जो अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसका तो एक स्कोप है, एक वाइडर काफी। इंश्योरेंस प्लानिंग भी हम कवर करते हैं इस डिग्री में। आज देखिए आप, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इज 4%, लेस देन 4%। Yes. By 2050 there is a mandate to IRDA insurance for all. तो मैं इसका स्कोप क्वांटिफाई नहीं करूंगा बिकॉज इट्स टू बिग फॉर मी टू क्वांटिफाई। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज अगर आपको सीएफपी की नॉलेज है, तो यू स्टैंड आउट इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज टू मेनी इंफॉर्मेशन टू कंफ्यूज यू। यू कैन मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड एंड मोर इम्पोर्टेंट सेल्फ रिलायंट डिसीजंस। तो जैसे आपने बोला कि एसबीआई में अभी मैंडेट है कि 2 लाख सीएफपीज ट्रेन करने हैं, तो किस रोल के लिए हैं ये लोग? सो एसबीआई के मल्टीपल वर्टिकल्स है। जैसे एसबीआई पेंशन ट्रस्ट ने अभी 80 ओपनिंग्स निकाली थी ओनली फॉर सीएफपीज। वो लोग एक वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन भी चलाते हैं। दे आल्सो हैव एस्टेट डिवीजन जो सिर्फ एस्टेट पे आपको एडवाइस करता है, फैमिली बिजनेसेस को। और इसके सिवा भी दे वांट देयर पीपल टू बी अवेयर व्हेन पिचिंग प्रोडक्ट्स। जैसे आप एसबीआई की कोई स्मॉल ब्रांच पे चले जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे ये खुलवा लो,
पीपीएफ खुलवा लो। अब उनको वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। गवर्नमेंट अपस्किल कर रही है उनको इस लेवल पे कि वो समझा सके कि एनपीएस कहाँ जाता है, टीयर 1 क्या है, टीयर 2 क्या है, एवरी अंडरस्टैंडिंग इज टू बी गिवन। तो ये अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को वो लोग जी ट्रेन अपने करेंगे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने एमओयू किया है एफपीएस के स्पेसिफिकली। ओके। तो दे वांट देयर ओन पीपल टू बी लिटरेट एंड ऑफ कोर्स एनीवन हु कम्स इन देयर। बाकी इनके अलग अलग डिवीजन में ओपनिंग तो रहती ही है, बिकॉज देयर इज अ वेल्थ मैनेजमेंट सेपरेट डिवीजन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेपरेट डिवीजन, एंड इंडिया स्पेसिफिकली ये काफी हेल्प करता है टू नो ऑल एरियाज रादर देन ओनली नोइंग वन एरिया। दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। लाइक कंसीडरिंग द स्कोप जैसे बढ़ रहा है, मतलब डेफिनेटली अभी मेरे पास स्टूडेंट्स काफी मतलब रीच आउट करते हैं कि सर सीएफपी का क्या स्कोप है, और टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इतना रिलायबल आंसर होता भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी खुद से इतना स्टडी नहीं किया कि सीएफपी का क्या एग्जैक्ट रूल क्या है। और इसीलिए जैसे आप आज फॉर्चुनेटली यू वर इन दिल्ली, तो आई थॉट कि एक पॉडकास्ट किया जाए जिससे लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिले। मनोज, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें, हम लोग एडवाइस लेने से बहुत डरते हैं। हमको लगता है कि हम एडवाइस लेने से छोटे हो जाएंगे। राइट। मैं किसी को क्यों पूछूं कि मैं इंश्योरेंस कहाँ से लूं, मैं आई कैन गो ऑनलाइन फ्रॉम पॉलिसी बाजार, ये एग्रीगेटर्स है। हमें जिस चीज का डेप्थ नॉलेज नहीं है उसमें एडवाइस लेना कोई गलत बात नहीं है। और अगर हम खुद से करना चाहते हैं तो लेट्स ऑल्सो डू something in a more organized manner rather than learning everything from open source, YouTube और Googling। हाँ, वहाँ पे तो कोई credibility नहीं है कि तो ये करने से it will definitely help you irrespective of the field you are and irrespective of the field you want to go in। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि फाइनेंस लिटरेसी के लिए this is the big thing to do। और कितना टाइम, लास्ट क्वेश्चन, कितना टाइम लगता है इसको? तो अगर इसके 2 ट्रैक्स है, बट आप मान लीजिए कि हाईएस्ट टाइम आप 1 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं, तो 6 से 9 महीने इज द आइडियल टाइम वेयर यू कंप्लीट ऑल द लेवल्स एंड बिकम अ चार्टर होल्डर। अच्छा, मतलब 6 to 9 मंथ्स में आपका एग्जाम फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगा आपको? डिग्री मिल जाएगा। दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। तो इसके क्लासेस वगैरह मतलब इसके क्लासेस सारे ऑनलाइन रहते हैं बिकॉज अक्रॉस इंडिया स्टूडेंट्स आते हैं। तो वीकेंड्स पे क्लासेस रखते हैं ताकि हर प्रोफेशनल को भी टाइम रहे कि वो अटेंड कर पाए। सेल्फ पेस्ड वीडियोस हैं इसके, कि आप टाइम नहीं है आपके पास, आप इसको देख पाओ। इसके मल्टीपल मॉक टेस्ट और हर चैप्टर के अलग प्रेजेंटेशंस हम प्रोवाइड करते हैं कि आप पढ़ पाओ उसे। एंड हमारे फैकल्टी सीएफपी ही है, सो वी हैव अ क्लीन मैंडेट। आप सीएफपी हो तो ही आप हमारे फैकल्टी हो। मैं खुद सीएफपी पढ़ रहा हूँ, अभी तक मैं बना नहीं हूँ, तो मनोज मैं फैकल्टी नहीं हूँ, बट आई ऑलवेज इंश्योर दैट आवर फैकल्टीज आर फाइनेस्ट एंड दे आर सेम सेल्फ सीएफपी एंड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस प्लानिंग। तो खुद भी आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। नहीं, आई एम श्योर, लाइक सो ये क्वेश्चन मेरा ऑडियंस की तरफ से आपको था। आई नो द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी एंड द quantum of efforts you put in training the candidates. So guys, ये हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था सीएफपी पे। आई होप ये आपको काफी हेल्प करेगा कि सीएफपी का अल्टीमेटली यूज क्या है। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ भी आपके डाउट्स रहेंगे, तो आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे पिंग कर सकते हैं, या फिर यू कैन रीच आउट टू आवर काउंसलर, और मे बी अगर आपको स्पेसिफिकली कोई डाउट्स हैं तो जलज इज ऑल्सो अवेलेबल, तो यू कैन रीच आउट टू जलज ऑल्सो। थैंक यू सो मच, गुड लक।